हर निवेश का आधार है भरोसा, वो भरोसा जो इन्वेस्टमेंट की हर चुनौती को बनाए आसान। इसी भरोसे को और मजबूत बनाने के लिए जी बिजनेस और चॉइस ने की है एक अनोखी साझेदारी, भरोसे की चॉइस। देश के कई बड़े शहरों में सफल आयोजन के बाद अब भरोसे की चॉइस आ पहुंचा महाराष्ट्र के पुणे शहर में, जहां हमेशा की तरह इस इवेंट को लोकल इन्वेस्टर्स का ढेर सारा प्यार मिला। पुणे शहर में आयोजित इस इवेंट में लगभग 1500 लोगों ने शिरकत की और ये साबित कर दिया कि उन्हें भरोसे की चॉइस पर पूरा भरोसा है। इवेंट की शुरुआत में चॉइस के हेड ऑफ मार्केटिंग नितिन अग्रवाल ने सबसे पहले एक डिटेल प्रेजेंटेशन दी। आइए अब आपको ले चलते हैं भरोसे की चॉइस के इस इनिशिएटिव के उस खास सेशन में, जहां जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और चॉइस के मैनेजिंग डायरेक्टर कमल पोद्दार के साथ डीएसपी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ कल्पेन पारेख एक साथ आए और बात की लाइफ एट लाइफ हाई के खास टॉपिक पर और साझा किए निवेश करने के कुछ खास नियम। सर, सुबह से सब लोग यहाँ पर और बड़े ही जोश के साथ बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे, तो किसी भी सवाल जवाब से पहले मैं चाहूंगी पुणे के इन लोगों के लिए कुछ कहिए। कैसा का है पुणे? लवली। चलिए सर, तो सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं उस सवाल जवाब की, और सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, और वो ये है कि मार्केट के हाईज पे इन्वेस्ट करना ज्यादा सही रहता है? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, या थोड़ा इंतजार और कर ले? पता है कि ऊपर 25,000 पॉइंट की तेजी है, नीचे 5,000 पॉइंट की मंदी नहीं है, तो इंतजार किस चीज का करना है? हाँ, फर्क इतना है कि अगर आप थोड़ी एंट्री लेट करते हैं, थोड़े ऊपर के लेवल पे कर लेते हैं, तो आपका इंतजार थोड़ा लंबा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट का पीरियड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं बदलता। और दूसरी चीज, मुझे बताओ, आपके पास कितने स्टॉक है जो लाइफ हाई पे चल रहे हैं? किसी के पास है लाइफ हाई पे चल रहा वाला स्टॉक? मुश्किल से। तो इनके स्टॉक तो लाइफ हाई पे आए कहाँ हैं? तो तेजी हुई कहाँ है इनकी? तीसरी चीज, मार्च 2020 में निफ्टी आपका 12,500 था, 12,400, वहां से करेक्ट होकर हम 7,500 पे आए, राइट? आज 12,400 वाला निफ्टी आपका 25,000 है, राइट? 5 साल में डबल हुए हैं। कहाँ बड़ी तेजी हुई है? सो इसलिए ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि लाइफ हाई है तो और इंतजार करना है, बाद में पैसा लगाएंगे। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, इस वक्त मैं मार्केट पे जितना पॉजिटिव हूं, बुलिश हूं, पिछली बार मैं 2014 में हुआ था इतना। और 2014 में क्यों हुआ था? तब देश में लीडरशिप चेंज हुई थी, निर्णायक सरकार बनी थी, लगातार पॉलिसीज वगैरह बदलेंगी, जो बदली भी। उस समय एक बड़ा मैक्रो फैक्टर था जो बदला है। अब वापस ऐसा समय आया है जब बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स बदल रहे हैं। नंबर 1, आपको 3 कट मिले हैं बजट में, इनकम टैक्स कट, राइट, जीएसटी कट और आरबीआई गवर्नर की तरफ से रेट कट। इन तीनों का इम्पैक्ट, आमतौर पे सरकार अपना कैपेक्स आखिरी 6 महीनों में ज्यादा करती है। इस बार पहले 6 महीनों में 52% कैपेक्स किया है। इतना पैसा सरकार डाल रही है। आपका कंजम्पशन पुणे से ज्यादा कौन जानता है? सारा ऑटोमोबाइल हब है। जिस तरह से गाड़ियां बिकी है इस बार, और जिस तरह की सेल्स फेस्टिव सीजन में हुई है, सबसे बड़ा बात, पिछले 1 साल में मार्केट वहीं के वहीं है, कुछ कमाई नहीं की। टाइम वाइज करेक्शन भी हो गया, प्राइस वाइज करेक्शन भी हो गया। एफआईज को भी बेचना था, उन्होंने भी बहुत कुछ बेच दिया। थोड़ा बहुत और बचा है, बेच देंगे, हम ले लेंगे, राइट? तो पॉइंट ये है कि अब तेजी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? अब ये जरूरी नहीं कि मैं आज खरीदूं और कल से मार्केट बढ़ना शुरू हो जाए। वक्त लग सकता है। देखिए, दुनिया में अकेले अपने देश थोड़ी है, ट्रम्प भी तो है, राइट? तो कुछ चीजें ऐसी हमेशा होगी जो क्वेश्चन मार्क रखेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस वक्त भारत के बाजारों पे बुलिश होने का वक्त है। ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि लाइफ हाई के आसपास आ गए तो अब क्या। अब अगले 2-3 महीने में जब जो जैसा मौका मिले, इन्वेस्ट करने का सही टाइम है। बिल्कुल। और सर, इसी के साथ लगता हुआ आप एक एडवाइस ये दे दीजिए कि अगर स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हो तो फिर अपने पैसे को कैसे प्रोटेक्ट करें उस समय? ऑल टाइम हाई तो हर दिन आएगा और जाएगा, बट सोचना हमें ये है कि करना क्या है पैसे का और क्यों करना है। अगर वो क्लैरिटी है कि हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरी क्लैरिटी ये होनी ज़रूरी है कि
मार्केट का नियम है फ्लक्चुएशन अगर नहीं होगा तो इक्विटी एफडी बन जाएगा, और अगर इक्विटी एफडी बन जाएगा तो रिटर्न एफडी जितना ही बनेगा। तो अगर एफडी से 2 से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न बनाना है, जो पिछले 10, 20, 30, 40, 50 सालों में हुआ है, इतना लंबा डेटा है अपने पास। और जब मार्केट महंगा होता है तो 2 चीज़ कर सकते हो, जैसे अनिल ने बताया कि या तो थोड़ा टाइम होराइजन लंबा कर दो, दूसरा है कि एक्सपेक्टेशंस को रीजनेबल कर दो। अगर पिछले मान लो निफ्टी के लो, कोविड के लो से बाजार ने 18% रिटर्न दिया है, बट कोविड के पहले से बाजार ने 13% रिटर्न दिया है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल मार्केट का एवरेज रिटर्न 13% है, मीडियन रिटर्न। तो वो तो आज की तारीख में अगर आप इक्विटी में नहीं डालो, जहाँ पे भी डालोगे, डेट में, एफडी में, तो आधा ही मिलने वाला है, और उसके ऊपर टैक्स भर दो तो 1/3 हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि मार्केट महंगा है, ठीक है, यू कांट चेंज दैट। आपको माल खरीदना है, आप, हमारा धर्म क्या है, मैं हमेशा म्यूचुअल फंड के लेंस से बताता हूँ लोगों को, यूनिट के कलेक्टर बनो, कि हर महीने अपने को यूनिट खरीदने हैं। तो महंगे मार्केट में एसआईपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा यूनिट्स देती है। बाजार जब सस्ता हो जाता है, मंदी हो जाती है, एक्चुअली सबसे बड़ा पैसा मंदी के बाद बनता है। और तेजी में, बुल मार्केट में हम बुलिश ज़्यादा हो जाते हैं बट पैसा कम बनता है, बेयर मार्केट में हम भाग जाते हैं, पैसा सबसे ज़्यादा बनता है। तो तेजी में मैं एक ही चीज़ अपने लिए मैं क्या करता हूँ, टाइम होराइजन लंबा ये सोच के आते हैं। See, मेरा तो वैसे ही लंबा टाइम होराइजन है, बिकॉज अभी 98 से इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो अगर 50 साल और लाइफ रहेगी तो टाइम होराइजन लंबा होगा। दूसरा है कि एसआईपी से इन्वेस्ट हम करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय, तो और कोई चॉइस भी नहीं है। तो बहुत, आपको एक डेटा पॉइंट देता हूँ, 2008 से 2013 के 5 साल में जब निफ्टी का रिटर्न 0 था, निफ्टी 500 का रिटर्न 5% नेगेटिव था, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न 10% नेगेटिव था, 5-6 साल की मंदी के बाद। जिसने एसआईपी की थी उसका रिटर्न 8 से 9% टैक्स फ्री हर साल का सीएजीआर था। तो जीरो मार्केट में भी लोगों ने पॉजिटिव रिटर्न बनाया, क्योंकि बीच में जब बाजार गिरा तो हर महीना हमें ज्यादा यूनिट मिले। बाजार के महंगे या सस्ते होने का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन 2 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक है एसेट एलोकेशन, थोड़ा बहुत बॉन्ड्स को ऐड कर दो, थोड़ा बहुत गोल्ड को ऐड कर दो, या दूसरा है एसआईपी के जरिए वॉलेटिलिटी को खरीदते जाओ एंड बी अ कलेक्टर ऑफ यूनिट्स। ओके, तो ये तो हमने बाजार का सस्ता और महंगा होना जाना, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी जानी। अब आपसे कमल सर मैं ये जानना चाहूंगी कि वो कौन से साइन होते हैं जो ये बताते हैं कि बाजार अब गिरने वाला है या फिर अब तेजी आने वाली है? कैसे हम केयरफुल रहे और कैसे हम ये समझे कि अब इन्वेस्टेड रहने का टाइम आ चुका है? थैंक यू पुणे। आपका जो सवाल है कि मार्केट को ड्राइव करने के लिए मेरी समझ में 2 बड़े इंजन होते हैं, एक अर्निंग और एक लिक्विडिटी। अगर अर्निंग्स के साथ मार्केट बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ है, और जो भी न्यू हाई है वो एक माइलस्टोन है। हर रेंज के बाद वो एक ग्रोथ मोमेंटम है। और अगर वो केवल लिक्विडिटी ड्रिवन है तो फिर कॉशियस होने की जरूरत है। आज अगर हम इंडिया स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर अर्निंग्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, कॉरपोरेट्स लगातार अच्छी अर्निंग्स दे रहे हैं, अच्छे कॉरपोरेट बाजार के अंदर आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम काफ़ी एडवांस लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। जो हमारी पॉपुलेशन डेमोग्राफी है वो सपोर्ट कर रही है। अर्निंग्स जो एक्सपेंडिंग हम बात कर रहे हैं, अभी अनिल जी ने जैसे बताया कि इस बार फेस्टिव सीजन में चाहे वो एक मोमबत्ती से लेके कार तक जिस लेवल की बाइंग हुई है, मुझे याद है कि गोल्ड जब 4,000 रुपये होता था तब जितनी बाइंग नहीं होती थी, अभी 1.25 लाख में उससे ज्यादा बाइंग धनतेरस के दिन गोल्ड की हुई है। तो ये सारे पैरामीटर जो है वो आपकी मैक्रो इकोनॉमी की स्ट्रांगनेस को बताते हैं। और लाइफ हाई एक पड़ाव है जो रोज होने वाला है। मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल से बताता हूँ। 1936 में जर्मनी में ओलंपिक हुए, तो एक अमेरिकन एथलीट थे जेसी ओवेंस। उन्होंने 100 मीटर की फराटा जिस मार्जिन से जीती थी, तो उसके बाद में पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस ने कहा कि इससे ज्यादा तेज आदमी नहीं दौड़ सकता। वो उसकी दौड़ की पराकाष्ठा थी। लेकिन 1988 आते आते 50 साल में वो रिकॉर्ड 9 बार और टूटा। तो जहां मेडिकल साइंस ने बोला पराकाष्ठा है, वो रिकॉर्ड 9 बार टूट गया। यहाँ तो लाइफ हाई है, वो एक माइलस्टोन है, वो एक अचीवमेंट है। और
जब वो अपनी रियलिस्टिक प्राइस पे आते हैं तब भी वो अट्रैक्टिव होते हैं। अभी आप किसी 5 स्टार होटल में जाओ और वो आपको बोले 300 रुपए में रूम दूंगा, तो आप रुकोगे क्या वहां पे? क्योंकि आप सबसे पहले सस्पिशियस हो जाओगे मैं सही जगह तो आई हूँ क्या। तो ये राइट प्राइस ड्रिवन है और बाजार इतना मेच्योर है, इतना बड़ा हो गया है बाजार कि यहाँ पर आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं रह सकता। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम जहाँ इंडिया ग्रोथ स्टोरी जस्ट स्टार्ट हुई है और इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि इन्वेस्टमेंट थ्रू SIP इज द बेस्ट वे। एक ही दिन में आप पूरा पैसा डालने की बजाय आप उसको स्कैटर्ड वे में अगर डालते हो, SIP के रूप में डालते हो, STP के रूप में डालते हो, तो वो ऑलवेज आपको बेस्ट रिटर्न देगा। ओके। अब सर आपसे एक ऐसा सवाल मेरे पास है जो मुझे लगता है यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोगों के मन में होगा, और वो ये है, क्या अभी का जो समय है एक आम निवेशक के लिए वो SIP करने का है या लमसम करने का है? जिस किसी का भी व्यू मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर 5 साल से ज्यादा का है, तो उसको टाइमिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आप पूरा लमसम भी पैसा डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन होता ये कि चाहे कुछ भी कहे, कितना भी कहे, सबके मन में ये तो होता है कि यार मार्केट को थोड़ा टाइमिंग करें, थोड़ा टाइमिंग करें, हमारी भी एंट्री एक अच्छी हो जाए, राइट। सो सारी हमारी लाइफ में जो है ना, वो एक्सरसाइज इस चीज पे चलती है कि राइट टाइम क्या है, राइट टाइम क्या है, राइट टाइम क्या है। बजाय मार्केट में कितने टाइम तक रहना है, हम टाइमिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। फोकस करना चाहिए टाइम पे, कितने साल के लिए मैं पैसा लगा सकता हूँ, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। मैं आपको एक छोटी सी एक डेटा बताता हूँ। मैक्सिमम केसेस में पिछले 15 साल की हमने स्टडी की मार्केट की, जो कुछ भी आपके साल भर में मार्केट से कमाई होती है, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं, आपके सिर्फ 18 दिन ऐसे होते हैं, 14 से 18 दिन की एवरेज है, उन 14 से 18 दिन में पूरे साल भर के आपके रिटर्न आते हैं। बाकी दिनों में कुछ नहीं, टाइम पास चलता है। सो आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्ट करके शांति से बैठ जाइए। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो टाइमिंग करनी है, तो उस टाइमिंग करने का एक ही तरीका है, या तो SIP जैसे कि हर महीने, हर हफ्ते, लोग हर दिन की भी कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें वैसा कर ले। या दूसरा तरीका जो है वो ये कि भाई मेरा 25,500 निफ्टी चल रहा है, मेरी SIP अलग है, मैं 25,000 आएगा तो ये डालूंगा, 24,500 आएगा तो और डालूंगा, 24। उसके बाद जब आ जाए 25,000 का 24,500, तो फिर रुक मत जाना। फिर अच्छा अब तो 24 लग रहा है, 24 आए तो अब तो 23 लग रहा है, वो फिर जिंदगी में कभी पैसा लगेगा नहीं आपका। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है, तो फिर वो एकदम उसको टिक के लगाइए। प्रॉब्लम क्या होता है कि फिर हम डावाडोल हो जाते हैं। गिरते हुए मार्केट में खराब लगता है हर चीज, बढ़ते हुए मार्केट में हर चीज अच्छी लगती है। फिर लगता है कि मिलेगा नहीं मौका, सारा डाल दो। जब गिर रहा है तो ऐसा लगता है कि ताला ही लगने वाला है मार्केट में, रोज इतना ही गिरेगा। सो आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए बेस्ट तरीका तो ये है कि अगर आपके पास लमसम पैसा है, 5 साल प्लस का व्यू है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपकी टाइमिंग का। लेकिन अगर आपको करना है तो फिर आप अपने लेवल के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, या तो डिसाइड कर लिए 6 महीने 12 महीने में पूरा इन्वेस्टर हो जाऊंगा। और एक चीज़ और बता दूं, जो आपने बोला कि करेक्शन कब आता है, जो आपने इन्होंने बराबर आपको बताया नहीं है। कमल जी को पता है लेकिन वो टाल गए सवाल को। मेरी लाइफ में आज तक मैंने जो जो भी इन्वेस्टमेंट किया, करेक्शन तभी आया जब मैंने सारा पैसा लगा दिया। जब तक आपका आखिरी चेक नहीं लगेगा करेक्शन आता ही नहीं है, उसके बाद ही आएगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको करेक्शन। सिमिलरली मैं कई बार बोलता हूं, जब मार्केट बढ़ता है लोग शॉर्ट भी होते हैं। लॉन्ग पोजीशन में तो एक आराम है। सपोज आपने 26,000 पे निफ्टी ले लिया, 26,277 का हाई पे लिया, तभी कभी कभी भाव आ ही जाता है। निफ्टी में तो कम से कम ये आराम है, स्टॉक्स में आए ना आए प्राइसेस, बट निफ्टी की आ जाती है। नहीं, शॉर्ट का क्या? अब अगर कोई सपोज कोविड के वक्त से 7,500 पे शॉर्ट है तो उसका क्या होगा? कोई 12,500 से शॉर्ट है तो उसका क्या होगा? कोई 20 से तो उसका क्या होगा? राइट। तो लॉन्ग में तो एटलीस्ट कम से कम इंडेक्स में आपको हमेशा एग्जिट मिलता है, कभी न कभी मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूं
अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग साइड पे हो, शॉर्ट साइड पे हो, आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन अगर गलत पड़ी है तो स्टॉप लॉस पे जरूर काट लेनी चाहिए। पहले स्टॉप लॉस पे काट लीजिए। कभी कभार मन में थोड़ा सा लालच होता है, पहले पे नहीं तो दूसरे पे काट लीजिए। जिस किसी भी ट्रेडर ने अपनी स्टॉप लॉस पहले या दूसरे लेवल पे स्टॉप लॉस नहीं लगाई है, यकीन मानिए उसका स्टॉप लॉस जब ट्रिगर होगा, जब वो पोजीशन काटेगा, तभी वहीं पर टॉप या बॉटम बनेगा। जब तक आपने सिर्फ आप शॉर्ट नहीं काटेंगे तो आप मार्केट बढ़ते रहेगा। जिस दिन आप शॉर्ट काटेंगे उसके बाद घटेगा। ये फैक्ट है। कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा है? देख लो। मैं तो इनको नहीं जानता भाई, ये मेरे को जानते हैं। मैं तो पहली बार ही मिला उन सबसे जिन जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। बट ये फैक्ट है कि इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप डिसिप्लिन के साथ रहें, चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं चाहे ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि दोनों में से कोई भी करे लेकिन डिसिप्लिन के साथ। 100%। बिल्कुल। अब कल्पेन सर, आपसे मैं स्टॉक पिकिंग के बारे में थोड़ा सा समझना चाहूंगी। आप इन लोगों को थोड़ा सा इसके लिए गाइड कीजिए कि जब हम मार्केट हाई पे होता है और हम ये देखते हैं कि बड़ी कंपनी ड्राइव कर रही है मार्केट को, ऐसे में क्या फिर भी समझदारी दिखानी चाहिए हमें स्टॉक पिकिंग में? मेरा ये मानना है कि और शायद थोड़ा रूड आपको लगे कि 99% पीपल दे हैव नेवर ओपन्ड अ बैलेंस शीट और वो बोलते हैं कि हम स्टॉक पिकर्स है। तो अगर कंपनी का आरओई क्या है पता नहीं है, कंपनी के स्टॉक के ऊपर जाने का रीजन क्या होना चाहिए, इसके अगर आपके पास 5 रीजन लिखे हुए हो और स्टॉक के नीचे जाने के क्या रीजन होने चाहिए, ये अगर आपको पता ही नहीं है तो ये समझदारी की बात ही नहीं है। हर इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न बना सकता है क्योंकि उसके पास टाइम होराइजन अपने हिसाब से खुद का है। हम जब 50 लाख या 1 करोड़ लोगों का पैसा मैनेज करते तो 1 करोड़ लोगों के अलग अलग एक्सपेक्टेशन को हमें हर दिन डिलीवर करना होता है। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। बट सबको एक ही साथ में ले जाना टफ होता है। बट जब आप खुद का पोर्टफोलियो बनाते हो तो आप खुद के लिए बना सकते हो, आप अपने आप को ज़्यादा समझते हो, आप अपना रिस्क समझते हो। तो सबसे पहले कंपनी को समझना ज़रूरी है, कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है। क्या ये कंपनी को कल कोई और आके तोड़ सकता है, क्या कोई और आके इसका मार्केट शेयर ले सकता है, बहुत सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो आई थिंक जिस दिन आपने समझ लिया कि मुझे क्या आता है, अगर आता है तो बाय ऑल मीन्स आप खुद पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए अपना। आप शायद बेहतर रिटर्न निफ्टी से बनाओगे, म्यूचुअल फंड से भी बनाओगे। रिस्क मैनेजमेंट होना जरूरी है। कंपनी का आरओई क्या है, फ्री कैश फ्लो क्या है, कंपनी की साइकिल्स क्या है। कमोडिटी कंपनी, देयर वाज अ टाइम व्हेन वन ऑफ द स्टील कंपनीज मेड मोर प्रॉफिट्स देन वन ऑफ द आईटी कंपनी इन दैट ग्रुप, एंड दैट आईटी कंपनी इज लेट्स से द बेस्ट टेक कंपनी ऑफ इंडिया। तो मेटल कंपनी ने टेक कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट बनाया। तो डेटा देख के लगता है कि यहाँ पैसा लगाना चाहिए, बट ये 20 साल के बाद एक बार ऐसा साल आया और फिर से शायद 20 साल बाद नहीं आया। तो साइकिल को समझ सकते हो आप। अगर आपको कंपनी को, धंधे को वैल्यू करना आता हो तो आप डिसाइड कर सकते हो। तो लोग भाव को ट्रैक करते हैं, आपको कंपनी की वैल्यू को समझना है। भाव और वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क है। ये बहुत लोगों को, मुझे खुद 10-12 साल लगे। 98 से मैंने जब इन्वेस्टिंग करना शुरू किया, 2008 में पता चला कि क्या नहीं करना चाहिए, कि जो भी किया था उसके सामने माइनस साइन लगा दो, व्हाट नॉट टू डू। And then I realized, and some of the broking companies founders have said that 96% people are not able to earn more than savings account return over a full cycle because of not understanding cycles and getting carried away in wrong stocks, wrong sectors, and buying high, selling low. तो मेहनत करोगे तो कोई भी समझ सकता है, ये इतना भी टफ नहीं है, बट डिसिप्लिन टफ चीज़ है। और जो रियल तथ्य है, जो सब्सटेंस है इन्वेस्टिंग का, उसको समझने के लिए पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है। कल्पन सर, आपने बताया कि लोग बैलेंस शीट नहीं देखते। मुझे तो लगता है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को ये नहीं पता होता कि कंपनी करती क्या है। बैलेंस शीट का तो लेवल ही उसके बाद आता है, क्योंकि यहाँ तो इसने बताया उसने बताया, पक्की खबर है। ये जो ब्रोकिंग में जो डीलर होते हैं ना, ये बड़े स्मार्ट होते हैं। अभी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 5,000 शेयर 100 रुपए के भाव में डीलर ने खरीदे। मतलब क्लाइंट को टिप मिली, उसने डीलर को बोला, डीलर ने खरीदे। अब अगर वो थोड़ी देर में 15,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है तो डीलर उसको ये नहीं बोलेगा 103 हो गया है, सर इसमें 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है, बेच दूं क्या? हाँ हाँ बेच दे फटाफट, 15,000 आ गए, देख कितना अच्छा है। खुश हो जाता है। तो मैं नहा के नहीं आया, इतनी देर में 15,000 आ गए। इतनी जल्दी रिटर्न कहाँ आता है? अब उल्टा हुआ, अगर इसका 97 हुआ तो डीलर ये नहीं बोलता सर 15,000 लग रहे हैं, स्टॉप लॉस काट दूं क्या? सर ये 97 हो गया है।
तो वो जो टिप लेके आया है वो बड़ा स्मार्ट होता है 97। नहीं नहीं, अपनी खबर एकदम पक्की। देख, ये तो 1-2 रुपए तो ऊपर नीचे होगा ही ना यार, ये तो बाजार है। पर अपनी खबर एकदम पक्की, एकदम ऊपर जाएगा। थोड़ी देर में वो 94 हो गया। तो वापस उसका फोन आता है, सर ये 94 हो गया है। 94। निफ्टी क्या है? निफ्टी डाउन है। हाँ, निफ्टी डाउन है ना, उसका असर है ये। और निफ्टी जैसी होगा ये आ जाएगा एकदम से। थोड़ी देर में वो 89 हो गया। उसका फोन आया, सर ये 89 हो गया। 89। निफ्टी भी नीचे है। ये यूरोप क्या खुला और वो 84 बंद आता है सर। वो 3 बार रात को डॉ जोन्स देख के सोता है, भले ही उसके शेयर का चाहे बाजू वाले से कोई मतलब नहीं हो। मेरी टीम ने मुझे कई बार ये फीडबैक दिया है, मतलब सर वो आप जो पिक देते हो, कभी वेल्थ क्रिएशन पिक है या कभी वो दिवाली वाली है या न्यू ईयर पिक वगैरह जो लोग इंतजार करते हैं, या इवन आईपीओ का जो मैं एनालिसिस करता हूँ, बोले सर वो लास्ट में बोलो आप। मैंने बोला क्यों? बोले जैसे आपने बोला ये XYZ आज की हमारी ये पिक है, बोला आगे का कोई सुनता ही नहीं है। और सेकंड सेंटेंस में अगर आपने टारगेट दे दिया कि 1 साल का टारगेट, 3 साल का टारगेट, ये बोला अब आगे क्या सुनना, बाकी तो अनिल जी ने पढ़ाई की होगी। और प्रॉब्लम ये है, एवरेज इन्वेस्टर्स जो है ना, उनको काम ही नहीं करना। काम नहीं करने तक तो ठीक है, उनको सोचना भी नहीं है। सबको फोमो हो रहा है। और सोचना नहीं है वहां तक भी ठीक है, सुनना भी नहीं है। बस खाली इतना बता दो चीजें मिले, क्या लूं, कितना लूं, और तीसरा सवाल कितना बढ़ेगा। उसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं ये कंपनी क्या करती, क्यों करती, आप क्यों बता रहे हो, किसका कोई लेना नहीं। सो वही ट्रेंड है, अभी क्या करेंगे। हम मेहनत करके पढ़ के आते हैं लेकिन लोग सुनते भी नहीं, तो फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं। इस बेहद खास और एंगेजिंग सेशन के बाद बारी आई वहां मौजूद ऑडियंस के सवालों की, जिनका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स ने बखूबी दिया। इसी तरह आगे भी निवेश का गुरु मंत्र देने, निवेश की बारीकियों को समझाने और इन्वेस्टर्स को एक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए जी बिजनेस और चॉइस अपने खास इनिशिएटिव भरोसे की चॉइस को एक बार फिर लेकर आएंगे आपके शहर में। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस।